हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आगे बढ़ते हुए जो मौलिक अधिकार कर रहे हैं उसमें से आज का जो आर्टिकल होगा हमारे सामने आर्टिकल 15 होगा। आपके सामने लिखा दिख रहा होगा रिजर्वेशन आरक्षण। भारतीय संविधान के अंतर्गत इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आपका आज के बाद आरक्षण से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वादा करता हूं कि आइंदा ऐसी जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना तो इस प्रकार से आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर बात कर रहा हूं, ऑफलाइन में तो बहुत जगह मिल जाएगी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी होते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ ध्यानपूर्वक समझना है। और क्या समझना है? आरक्षण और आर्टिकल 15। मैं कम से कम 40 मिनट तक जो है एक ही आर्टिकल पर चर्चा करूंगा। आर्टिकल 22 जो है पॉलिटी को पूरा करवा रहा हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर चलती हैं जीएस की सभी क्लासें। फ्रेंड्स, अगर आप जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, खासतौर से आईएएस, पीसीएस या और भी कोई तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्लासें चल रही हैं। इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है, अभी शुरू ही की है। इंडियन हिस्ट्री की अभी जो हड़प्पा सभ्यता चल रही है, और इंडियन पॉलिटी में जो फंडामेंटल राइट जो है 2-3 दिन से चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। फ्रेंड्स, आरक्षण, रिजर्वेशन जिसे कहते हैं। आरक्षण के जो है, जैसे ही आपने नाम सुना तो कई प्रकार के विचार आपके मन मस्तिष्क में दौड़े होंगे, लेकिन चलिए मैं उन सभी को जो है डाउट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। शांतिपूर्वक जो है क्लास को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। इसके बाद जितने भी आपके प्रश्न होंगे सभी का लगभग जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आरक्षण, मैंने पिछली क्लास अगर आपने देखी हुई है तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आरक्षण क्या चीज है। हमने जो देखा था कि आर्टिकल 14 में 2 प्रकार के प्रावधान थे, एक था विधि के समता और दूसरा प्रावधान जो था विधि के समान संरक्षण। उसी का हिस्सा है दोस्तों विधि के समान संरक्षण जो है, आरक्षण उसी का हिस्सा है। मैंने उसमें बताया था कि विधि के समान संरक्षण का आशय होता है कि समान लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात समान प्रावधान होंगे। जो विशेष लोग होंगे उनके साथ में क्या होगा, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जैसे ही आरक्षण की बात आती है तो दोस्तों पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में आरक्षण कितने प्रकार का है। दोस्तों, एक आरक्षण जो है आपको शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा संस्थानों में दिया जाने वाला आरक्षण। एक जो है शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। थोड़ा सा पेन चेंज करना चाहिए मुझे, थोड़ा सा और अच्छे से एक बार से लिखता हूं ताकि इसी वाले पेज में जो सब कुछ आ जाए। जब हम आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण, तो भारतीय संविधान में दोस्तों आरक्षण जो है कितने प्रकार का है एक एक करके देखते हैं। एक आरक्षण है जो शिक्षण संस्थानों में दिया जाता है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। दूसरा आरक्षण है जो आपका सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है। तीसरा आरक्षण है जो आपका राजनीतिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है। और राजनीतिक आरक्षण में आप देखेंगे तो एक आरक्षण जो है राजनीतिक में लोकसभा में मिलता है। राजनीतिक आरक्षण के अंतर्गत दोस्तों एक आरक्षण आपको विधानसभा में देखने को मिल जाएगा, और राजनीतिक आरक्षण के अंतर्गत एक आरक्षण आपको जो है पंचायती राज संस्थान में देखने को मिल जाएगा। पंचायती राज में देखने को मिल जाएगा, पंचायती राज जो है संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से आपका राजनीतिक आरक्षण है। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपसे कहे कि शिक्षा संस्थानों में आरक्षण जो है दोस्तों, एक है आपका सामान्य संस्थानों में आरक्षण है। यूं बात कीजिए, जो सामान्य शिक्षा संस्थान होते हैं उनमें भी जो है सभी को आरक्षण दिया गया है, सामान्य में है, सामान्य संस्थान जो हैं वहां पर है। एक जो है आपके विशेष संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान है, जैसे आईआईटी, एम्स वगैरह हो गए, उच्च शिक्षा संस्थान है। और ये दोस्तों आरक्षण जो आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला आरक्षण आपका, ये जो है भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 15 में देखने को मिल जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में देखने को मिल जाएगा। और जो आपका आरक्षण है, सरकारी नौकरी में आरक्षण है, ये दोस्तों आपको जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आईएएस की हो, पीसीएस की हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, उस सभी में जो है सरकारी जितना भी सरकारी नौकरी होती हैं उनमें आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा। लोकसभा में अगर दोस्तों बात करेंगे तो अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 230 में जो है लोकसभा में आरक्षण देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 232 जो है उसमें आपको मिल जाएगा कौन सा आरक्षण है, ये मिल जाएगा विधानसभा में आरक्षण देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 243 डी जो है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डी जो है वो मिल जाएगा आपको पंचायतों में आरक्षण देखने को मिल जाएगा। तो क्या आपको आरक्षण संबंधी बातें एक जगह पर मिली पहली बार? फ्रेंड्स, अभी तक जो है आरक्षण संबंधी बातें आप अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ते रहे होंगे, कहीं पर आर्टिकल पढ़ा, कहीं पर कुछ पढ़ा, तो उससे आपकी चीजें नहीं जुड़ पाती होंगी। और आज जो है आरक्षण संबंधी सभी बातें एक साथ आपने देख ली। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है 334। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? जो ये राजनीतिक आरक्षण है, क्या ये वाला आरक्षण है, इसे 10 वर्षों के लिए प्रावधान करता था। क्या करता है? 10 वर्षों के लिए दिया गया था। जब भारत में शुरुआत में संविधान में प्रावधान जोड़े गए थे तो कहा गया था कि यह आरक्षण जो है 10 वर्षों के लिए होगा, और यदि बाद में इसका मूल्यांकन किया गया, अगर आवश्यकता हुई तो इसे संविधान संशोधन के माध्यम से और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, और यदि नहीं हुई तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह आरक्षण 1950 से लेकर के 2024 तो है 20 तक जो है लगातार बढ़ता ही चला आया रहा। 7 बार संविधान में संशोधन हो चुका है इस संदर्भ में अनुच्छेद 334 में, और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। 2020 में से फिर 10 वर्षों के लिए 2030 तक के लिए इस रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था। क्या आप ये बातें समझ पाएं? आज की जो फ्रेंड्स हमारी चर्चा होगी वो कहां पर होगी? वो हमारी इस वाले पर होगी, अनुच्छेद 15 को लेकर के हम जो दोस्तों चर्चा करेंगे, और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन रहे हैं उनको देखेंगे, किस प्रकार से इनका विरोध हुआ है वो भी देखेंगे, क्या संकल्पना होती है आरक्षण की उसको भी मैं मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भरने का प्रयास करूंगा, और क्या इसके लाभ होते हैं, क्या इसकी हानियां होती हैं, इनकी भी बात करेंगे। अगर समानता फ्रेंड्स से मैं परीक्षा के संदर्भ से बात करूं, वो बात में हम मेंस वाली बात कर लेंगे। अभी थोड़ा सा हम प्री की दृष्टि से बात करते हैं, क्योंकि जो है क्लास का जो मेन पर्पस है वो सभी एग्जामों को कवर करना है, इसलिए डीपली तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले जो है आर्टिकल 15 को देखते हैं क्या क्या बात लिखी हुई है। दोस्तों, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। जब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है इसमें कुल 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं? इसमें कुल 5 धाराएं हैं। शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जैसा लिख रहा हूं वैसे लिखते जाइएगा, बहुत अच्छा शॉर्ट नोट बन जाएगा आपका। ये स्लाइड जो है ना दोस्तों, इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। कई एग्जामों में सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, ये आर्टिकल कई बार पूछा गया है। पंचायती राज वाला कई बार पूछा गया है, लोकसभा वाला कई बार पूछा गया है, विधानसभा वाला कई बार पूछा गया है, जी सरकारी नौकरी में कहाँ आरक्षण ये भी पूछा गया है। सभी प्रावधान कम से कम 20 बार यहाँ से प्रश्न आ चुके होंगे। इसी प्रकार से बनाइएगा और समझने पर जो है पूरा ध्यान दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? आर्टिकल 15 के। और आर्टिकल 15 के अंतर्गत कितनी है दोस्तों? टोटल 6 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? टोटल 6 धाराएं हैं। मैं बात करता हूँ प्रत्येक की। मुझे लगता है एक अच्छी सी लाइन खींच लेना चाहिए थी, मिल जाए मुझे कहीं। भाई कहाँ मिलेगी? यहाँ पर मिल जाएगी सर। क्यों ये लाइन नहीं मिली? ये तो भाई अच्छी नहीं।
1 मिनट रुकिए, फिर से प्रयास करते हैं। हार नहीं मानेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे, सीधी हो जाएगी। क्यों नहीं हो रही है ये? चलिए ठीक है, रहने दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इसी एक पेज में ही आपको क्या कराना है, कंप्लीट कराना है, इसलिए बेहतर तरीके से मुझे लिखना होगा और मैं लिख दूंगा। ये है ना लाइन। आर्टिकल 15 के अंतर्गत टोटल कितनी धाराएं हैं? 6 धाराएं हैं, और इन 6 धाराओं में जो है प्रत्येक में कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रावधान है और कौन कौन से इसमें धाराएं हैं। अगर उनको भी देखना है तो ये भी मैं 6 धाराओं का कॉलम बना देता हूं। तो ये तो खतरनाक है। एक, दो, चलिए ठीक है, रहने दीजिए, हम देखते हैं। सबसे पहली जो है आपकी वो है पहली धारा, धारा 1 हो गई। ये हो जाएगी आपकी धारा 2 हो गई। ये हो गई आपकी धारा 3 हो गई। ये हो गई आपकी धारा 4, और ये हो गई आपकी धारा 5, और ये हो गई आपकी धारा 6। ये जो है पूरी की पूरी धाराएं मैंने लिख दी है। प्रत्येक के प्रावधान करते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, छाप लेना है। परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाएगा। धारा 1 क्या कहती है दोस्तों? कहती है कि कोई भी नागरिक भेदभाव नहीं करेगा। क्या है? कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि ये भेदभाव को निषेध करती है। कोई भी जो है भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं करेगा? तो आधार भी बता देता हूं, किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आधार सीधे सीधे आपको लिख देनी है। कौन कौन से आधार हैं? 5 आधार हैं दोस्तों। 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। पहला आधार जो होगा आपका धर्म। धर्म के बाद बात करें दोस्तों मूल वंश। धर्म, मूल वंश, जाति। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये इसमें 5 आधार दिए हुए हैं और कहा गया है कि इन 5 आधारों पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। है समझ में? तो कितने आधार दिए हैं? 5 आधारों पर आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भेदभाव नहीं करेगा। कैसी, मतलब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप सरकारी स्कूल में क्या जाते हैं, नाम भराने के लिए जाते हैं, और आप कोई मतलब ऐसे मान लीजिए कि ऐसे समाज से हैं जिसे समाज में अभी तक भी क्या माना जाता है, नीच जाति का माना जाता है और उसके साथ में भेदभाव किया जाता है। वहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं वो क्या है, थोड़ी से उच्च कास्ट के हैं और वो क्या करते हैं, आपसे भेदभाव करते हैं। तो शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में या फिर कहीं पर भी हो, आपको जो है भेदभाव नहीं करना है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 की धारा 1 में लिखा हुआ है, कोई भी नागरिक किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, धारा 2 है, इसमें लिखा हुआ है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? पहली धारा में लिखा हुआ है कोई भी नागरिक भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी धारा में लिखा हुआ है क्या? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आधार कौन से हैं? यही है 5 आधारों पर कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर जो है राज्य भी भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ भेदभाव नहीं करेगा? जैसे कि भाई कोई कुआं है, तालाब है, कोई मतलब स्कूल है, इस प्रकार की जगह हैं, जितने भी होटल हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, होटल हैं, कोई दुकान है, ऐसी जगहों पर जो है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर कौन नहीं करेगा? नागरिक भेदभाव नहीं करेगा। क्या दोनों बातें आपको समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरी धारा में कहा गया है फ्रेंड्स, और तीसरी धारा में क्या कहा गया है कि राज्य भेदभाव कर सकेगा। क्या कहा गया है? तीसरी धारा में कहा गया है दोस्तों कि राज्य जो है महिला तथा बच्चों के हित में
हित में राज्य, महिला तथा बच्चों के हित में राज्य भेदभाव कर सकता है। उदाहरण देकर दिखाऊं? चलिए उदाहरण देकर के देखते हैं। अगर आप 18 साल के हैं और किसी व्यक्ति का क्या करते हैं, कोई हत्या कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, तो वो क्या होगा? बाल अपराध होगा। आपको पूरी की पूरी सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? आप तो भी तो देश के नागरिक हैं। समानता का अधिकार तो यही कहता है कि जो चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति गोली मारे तब भी उसको क्या उतनी सजा मिलेगी, चाहे कोई बच्चा अपराध करे तब भी उसको उतनी सजा मिलेगी। लेकिन आर्टिकल 15 का 3 कहता है, 15 का जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि जो मतलब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके हित में कुछ जो है भेदभाव किया जा सकता है, यानी अच्छे प्रावधान बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि महिलाएं और बच्चे दोस्तों समाज के जो क्या है शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वो बच्चे क्या होते हैं, कई बार बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी कई प्रावधान होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप मिलना, खाना पीना के लिए कई बार मिल जाता है, आंगनबाड़ी में कई सुविधाएं मिल जाती हैं। तो उनके साथ में क्या होता है, ये मतलब सामान्य लोगों से अलग प्रावधान उनके लिए किए जाते हैं। तो ये बात भी हो गई, तीसरा हो गया, धारा 3 हो गया। अब धारा 4 क्या कहती है दोस्तों? ये मूल संविधान में जो फ्रेंड्स है 3 ही हमें जो है धारा दिखाई देती है। अब यहां से थोड़ा सा मुझे अगली स्लाइड लेनी होगी ताकि बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। अभी तक यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये जो एक बार मैं फिर से जो है समझा देता हूं कि कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। धारा 1 में लिखा हुआ है किन आधारों पर, 5 आधार यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इन आधारों पर भेद नहीं करेगा। इन्हीं आधारों पर राज्य जो है किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। फिर तीसरे में लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो महिलाओं के हित में जो है बच्चों के हित में भेदभाव कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इतनी बात समझिए, बस संविधान में इतना ही मूल रूप से लिखा हुआ था, बाकी जो है बाद में जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं। अब देखो तो जो है एक केस आता है आपके सामने, कहानी सुनिएगा कि एक बच्ची है, मद्रास राज्य की है, और वो जो है मेडिकल की परीक्षा देती है। जो उसका सिलेक्शन 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि मद्रास में जो है दोस्तों आरक्षण को जो है 70% तक लगभग कर दिया गया। तमिलनाडु राज्य में जो आरक्षण की सीमा ज्यादा थी। तो जो लड़की है वो लड़की जो है क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में एक केस बनता है। और ये केस फ्रेंड्स है कब का है? ये केस है आपका 1951 में। केस का नाम है चंपाकम दोराइजन बनाम तमिलनाडु राज्य। और ये कब का है भाई? 1951 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया फ्रेंड्स है, जो इस केस में क्या है, फालतू में मैं मतलब सीधा निष्कर्ष बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या किया इस केस में तमिलनाडु सरकार के, तमिलनाडु के SC ST आरक्षण को समाप्त कर दिया। जो तमिलनाडु में SC ST को आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया। फ्रेंड्स जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि SC ST को जो है आरक्षण दिया जाएगा। अब सरकार क्या करने लगी दोस्तों, अब संविधान में ऐसा प्रावधान तो करना पड़ेगा तभी आरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए सरकार ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में जो है एक नई धारा जोड़ी, और उस धारा का नाम था 15(4) नामक धारा जोड़ी। और 21 के माध्यम से जोड़ी। ये धारा दोस्तों जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 की द्वारा यह धारा जोड़ी गई। और इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, इसमें प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि यहाँ पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान में ऐसा कहीं पर प्रावधान नहीं है कि SC ST को आरक्षण दिया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, आरक्षण को जो है समाप्त कर देते हैं। और इसमें क्या कहा सरकार ने, इसमें लिखवा दिया इस आर्टिकल में कि राज्य जो है समाज के पिछड़े, राज्य जो है समाज के पिछड़े, कैसे पिछड़े, जो थोड़ा सा पिछड़े थोड़ा सा अलग प्रकार का है, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, वैसा ही संविधान की भाषा लिखवाता हूँ। राज्य जो है समाज के सामाजिक
तथा शैक्षणिक दृष्टि से समाज के जो है सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विशेषकर SC ST, वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति लिखा हुआ था तो आप इतने समझदार हैं, विशेषकर SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकेंगे। SC ST के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान की बात कर दी इसमें। अब जो मेडिकल कॉलेज में यहाँ सीटें आरक्षित की गई थी, अब उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 की धारा 4 में ऐसा जोड़ दिया गया कि राज्य जो है समाज की सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विशेषकर SC ST के लिए शिक्षण संस्थानों में क्या दे सकेगी? विशेष प्रावधान दे सकेगी, अर्थात आरक्षण दे सकेगी। दोस्तों, तो 15(4) धारा किस प्रकार से आई, क्या आप इस बात को समझ पाए? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इसी के आधार पर जो है अधिनियम बनाए जाते हैं और जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। ये कहाँ था फ्रेंड्स? ये समान शिक्षण संस्थानों में था। तो इस शिक्षा में क्या हो गया आपका आरक्षण 15(4) नामक आर्टिकल से जो है निकल करके आता है। तो चंपाकम दुराइजन राजन केस का संबंध किससे है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 15(4) जो है धारा इसी के लिए जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए बात करते हैं अब आगे। दोस्तों, 15(4) आर्टिकल हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की जो धारा 5 है, आर्टिकल 15 की धारा 5 है, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? इसमें लिखा हुआ है, वैसे ही बता दूं कि ये जो है आपकी धारा 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 15(5) जो धारा है 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। किसमें बात की गई है? उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय आरक्षण, मतलब सभी जाति के लोगों का जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या हो सके? पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए उनकी क्या की जाएंगी? सीटें रिजर्व की जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट का हो, चाहे निजी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी के लिए प्रावधान जो है लागू है। तो दोस्तों, क्या ये आपको बात समझ में आई? धारा 15 जो है 15 की जो है धारा 5 किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे कि उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। अब 15(4) किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। तो आगे बात करें फ्रेंड्स, ये 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसे जो है आगे चल करके ये जो प्रावधान था, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया प्रावधान था, इसे सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया गया? चैलेंज कर दिया गया और कहा गया कि इस प्रकार से प्रावधान किया जाना संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन है। फ्रेंड्स, अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम से क्या है केस बनता है। और ये केस दोस्तों कब का है? ये केस आपका 2008 का है। और ये प्रावधान कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? 93वें संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से जो है ये प्रावधान जोड़ा गया था। और ये 2008 में इस प्रावधान को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जो चुनौती दी गई थी, इस चुनौती को फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो ये केस किसके संबंधित है? आर्टिकल 15 की धारा 5 से संबंधित है। अशोक कुमार, अगर आप जो है दोस्तों सिविल जज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें केस जो है पूछे जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, धारा 15(6) की बात करते हैं फ्रेंड्स। 15(5) हमने देख ली, अब 15(6) की बात करते हैं। और 15(6) फ्रेंड्स ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ी गई थी। 103वें संविधान संशोधन
अधिनियम जो है कब की है, ये 2019 में यह प्रावधान जोड़ा गया था। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की बात करता है, सामान्य वर्ग हेतु 10% शिक्षा संस्थानों में क्या करता है, आरक्षण की बात करता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15 के अंतर्गत जितने भी आरक्षण की बात करते हैं किससे संबंधित है, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। अभी सरकारी नौकरी वाला आरक्षण है ये नहीं है, वो आर्टिकल 16 में हमें वो वाला आरक्षण दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये है जो, ये किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब है कि सामान्य वर्ग के ऐसे लोग, कुछ लोग हैं अभी भी सामान्य वर्ग में जो क्या हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हैं। हालांकि संविधान में इस प्रकार का प्रावधान कोई नहीं है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। वहां पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग जो है लिखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमने क्या देखा, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 15 जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार में आता है, 15 के अंतर्गत जो 6 धाराएं थी, प्रत्येक को देखने का प्रयास किया। अब आप चाहें तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं, मैं बता देता हूं कि ये है आपका अनुच्छेद 15 है, क्या है ये आपका आर्टिकल जो है 15 है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। आर्टिकल 15 में ये हो जाएगा पहला प्रावधान, ये हो जाएगा दूसरा प्रावधान, ये हो जाएगा तीसरा प्रावधान, ये हो जाएगा चौथा प्रावधान, ये हो जाएगा पांचवा प्रावधान और ये हो जाएगा आपका छठवां प्रावधान। पहले हम बात करेंगे तो भेदभाव पर क्या लगाता है, भेदभाव पर रोक, भेदभाव को रोकता है किन आधारों पर, 5 आधारों पर। अब शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो आपको 5 आधार जो है याद होना चाहिए। 5 आधार पर जो है भेदभाव पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। यहाँ पर जो है राज्य को यह आर्टिकल निर्देश देता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा। कौन से आधार हैं, वही जो है 5 आधार हैं, आपके 5 आधार हैं। आर्टिकल जो 15 का तीसरी धारा है उसमें क्या कहता है कि भेदभाव करने की बात करता है कि महिला प्लस बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, समान नागरिक से भेदभाव किया जा सकता है। 15(4) किससे संबंधित दोस्तों, शिक्षा में आरक्षण से संबंधित है, शिक्षा में यानी कि शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। जो सीटें आरक्षित होती हैं इसी कारण होती हैं। ये किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा दोस्तों बात करें जैसे कि IIT, JEE, एम्स, नॉर्सेट, नीट ऐसे वगैरह हो जाएंगी। और ये किससे संबंधित है, EWS आरक्षण से संबंधित है, EWS से संबंधित है। फ्रेंड्स आपसे जो पूछा जाएगा ये किस प्रावधान जोड़ा गया था, ये प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ये जो है आपका 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 में जोड़ा गया था। ये जो फ्रेंड्स आपका 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के माध्यम से जोड़ा गया था। इतना ही है दोस्तों शॉर्ट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा प्रश्न आपसे इसी के अंदर पूछा जाएगा, बहुत गहराई में जाएगा, संविधान संशोधन पूछ लेगा और आपसे जो है अगर आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा तो सकारात्मक जो है एनर्जी मिलना चाहिए। आपको सब्सक्राइब करने से, एक अच्छा सा जो है वास्तव में कमेंट करने से कि जो आपको यदि समझ में आ गया है वहां पर बताते हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छा लगता है और जो है थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर फ्रेंड्स अब अगर बात करें थोड़ी सी कि आरक्षण के लाभ क्या होते हैं दोस्तों, जो आरक्षण है, हालांकि मुझे ये बात जो दोस्तों बाद में करनी चाहिए अनुच्छेद 16 के बाद में, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए इसके लाभ क्या होते हैं। आरक्षण के लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती हैं। लाभ क्या होते हैं दोस्तों, समझिएगा ध्यान से कि जो संविधान के मूल्य हैं, संविधान के मूल्य क्या है फ्रेंड्स, समानता। तो क्या होती है दोस्तों, समानता स्थापित होती है जब आरक्षण के माध्यम से सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, तो उनके पास में भी क्या होगा, ज्ञान होगा, वह भी भारतीय इतिहास, सनातन संस्कृति, दुनिया की जो भी बातें हैं
भूगोल इत्यादि को समझ सकेगा, वो भी अपना देश में जो है राष्ट्रीयता के प्रति क्या हो पाएगा, अग्रसर हो जाएगा। ये क्या होता है, इसका लाभ होता है। दूसरा, गरीबी को दूर किया जा सकता है। गरीबी को भी फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, अगर उसकी नौकरी लग गई तो फिर क्या हो जाएगा भाई, पढ़ लिख जाएगा। अगर जो उसको आरक्षण नहीं होगा तो फिर सीटें ही नहीं मिलेंगी उसे। क्यों? क्योंकि समाज में जो है कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, और आप समझते हैं कि क्या है, तो इससे क्या होगा, उन्हें जो है उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। फिर क्या है, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर नौकरी ही नहीं लगेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, उनका जीवन जो है हमेशा गरीबी और दरिद्रता में बीतता रहेगा। समानता भी जो मिल जाएगी, गरीबी भी खत्म हो जाएगी, दरिद्रता खत्म हो जाएगी, समान प्रतिनिधित्व होगा देश में दोस्तों, और जो सभी का क्या होगा, विकास होगा। यानी कि रोजगार भी कह सकते हैं, रोजगार तो गरीबी से खत्म मान लीजिए। लिंक ये जो आप वर्तमान में क्या कह रहे हैं, सतत विकास कह रहे हैं, सतत विकास, सतत विकास यानी कि सभी का विकास जो कह रहे हैं, तो कभी पॉसिबल है, इसी से आरक्षण के माध्यम से पॉसिबल है। अगली बात करें हानियां क्या होती हैं दोस्तों, इससे क्या होता है, आरक्षण से प्रतिभा का पलायन होता है। क्या होता है, प्रतिभा पलायन होता है। कई लोग जो है आज जो है हिंदुस्तान छोड़ कर क्यों विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है, मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 में से एक का ही चयन किया जाना है, तो उनके पास में प्रतिभा है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक का चयन होगा, 9 जो है कहीं ना कहीं तो जाएंगे, जब उन्होंने क्या, उनके अंदर योग्यता है, तो विदेशों में जा रहे हैं, और भारत की प्रतिभा जो है विदेशों में पलायन हो रही है। दूसरी बात करें फ्रेंड्स से, इसमें जो है अयोग्य लोगों का भी चयन हो रहा है। तो अयोग्य लोग भी क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सिंपल सा समझिएगा, जिसके पास में भाई 80 नंबर है, 80 नंबर है, तो उसके पास में ज्यादा दिमाग होगा, ज्यादा योग्यता होगी, तो उसका सिलेक्शन होगा, ज्यादा होशियार व्यक्ति होगा। और जिसके पास में क्या है, 60 नंबर है, अगर उसका सिलेक्शन होता है, निश्चित रूप से उसे कम पढ़ना पड़ेगा, तो ये व्यक्ति क्या होगा, हालांकि योग्य ये भी होगा, लेकिन इसकी तुलना में क्या है, अयोग्य है। तो ये व्यक्ति जहां 80% वाला फेलियर व्यक्ति जहां काम करेगा, जिस गवर्नमेंट में जहां पर भी, और ये 60% व्यक्ति जो है सरकारी काम करेगा, सरकारी काम की क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं ना, सरकारी काम की क्या स्थिति होगी। प्राइवेट सेक्टर ऐसे में क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और सरकारी सेक्टर क्या होगा दोस्तों, नीचे जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? मैं जो है आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मुख्य परीक्षा इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं ना, यदि आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फंस जाएंगे, फंसना नहीं। तो इस प्रकार से जो है अयोग्य लोगों को क्या हो जाएगा, चयन जो है होता है, किसके माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से। साथ ही साथ जो है सरकारी दक्षता भी प्रभावित होती है। सरकारी दक्षता की बात करें दोस्तों, काम करने की जो कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है, वह भी क्या होती है, आरक्षण की वजह से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा आरक्षण के संदर्भ में। अब जिसे निष्कर्ष आपको बात करना होगा, इसमें निष्कर्ष तो क्या किया जाना चाहिए, आरक्षण को भाई खत्म कर दिया जाना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में सीधा सा पूछ लेगा, तो क्या आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर आरक्षण को खत्म कर दोगे तो ये वाले जो हमें फायदा हो रहे हैं, तो ये फायदा होंगे क्या। अगर आरक्षण खत्म होंगे तो कह देना है आपको कि आरक्षण को खत्म नहीं करना है, लेकिन जो इनकी योग्यता पर जो है, प्रतिभा पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए कोई नियम कानून या फिर कोई अन्य तरीका अपनाया जाना चाहिए, ताकि जो है सभी का समान प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ जो क्या होना चाहिए, सभी लोग जो आ भी सकें, और जो है योग्यता भी प्रभावित ना हो, ताकि सरकार की जो है उत्पादन क्षमता बनी रहे, और जो है सरकार घाटे में ना जाए, ताकि ऐसे भी, अन्यथा जो सरकार घाटे में जाएगी तो फिर क्या होगा, सरकार की ऋण बढ़ेगा, कल के दिन जो है सरकार को संपत्ति बेचनी पड़ेगी, निजीकरण होगा, सरकारी नौकरी फिर नहीं निकलेंगी, क्योंकि सरकार के पास में पैसा ही नहीं आएगा, सरकारी नौकरी कहाँ से निकलेंगी। तो इस प्रकार से हमने क्या है, ये आरक्षण के बारे में समझा, और आर्टिकल 15 को पूरा किया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है अभी, और दोस्तों कल जो है आर्टिकल हम 16 पढ़ेंगे, और आर्टिकल 16 में बहुत अच्छे तरीके से हम सरकारी नौकरी के आरक्षण के बारे में जानेंगे। प्रमोशन में आरक्षण क्या होता है, बैकलॉग में आरक्षण क्या है, ये सभी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बस इंतजार कीजिए कल की क्लास का, और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है।